जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात करेंगे। आज की शिफ्ट में साथियों आपके कैसे सवाल पूछे गए ये आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। उन सभी सवालों को साथियों देख लेंगे। लगभग पूरे 100 सवालों के यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद साथियों बिहार जीके होगी, विज्ञान होगी, जीके जीएस होगी, करंट अफेयर होगी, मैथ और रीजनिंग होगी, यानी कि पूरा पेपर का सोल्यूशन साथियों हम लोग देखेंगे। चलिए तो साथियों पहला सवाल है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है ये आपसे पूछा जाए। देखिए साड़ी की विशेषता बताई जा रही है एक कलर के द्वारा, नीले के द्वारा, तो ये एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए कह रही कि इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, तो आपको पता है छोटा आ, छोटा ऊ, ए, ये तो सब स्वर हैं, लेकिन उआ जो है साथियों ये एक स्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक व्यंजन है। अगला देखिए साथियों रमा धन ईश, इसका संधि क्या हो जाएगी? रमेश हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछी जा रही है इसमें किस प्रकार की संधि है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी शब्द में अगर ऐसे एक मात्रा लगी हो तो वहां पर हमेशा यण संधि होती है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, मुझे बताइए। तो कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, बुद्धिमान, मीठा या पहला? मैं कहूंगा तेज शब्द जो है ना साथियों ये एक क्रिया विशेषण है। सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि तरंग शब्द का पर्यायवाची मुझे बताइए। तो तरंग का मतलब पुष्कर होता है, नहीं कूल होता है, नहीं जल्दी होता है, नहीं साथियों ऊर्मी होता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं साथियों उनको तो क्रिया विशेषण कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? फटाफट आप लोग बताइए। तो साथियों हिंदी के कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद सारे सब्जेक्ट को हम लोग धीरे धीरे देख लेंगे और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भैया ऐसा पेपर आपसे पूछा जा रहा है। तो इन पेपर को, इस टाइप के क्वेश्चंस को तैयार करना है और आपको अपने एग्जाम को साथियों क्रैक करना है। यह खास तौर से उन सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी क्लास है जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है और उनका पेपर साथियों अगली शिफ्टों में है। तो मैं कहूंगा इस क्लास का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर होना चाहिए। अभी जीके जीएस जब आप लोग देखेंगे ना, जब आपको लेवल पता चलेगा कि हाँ इस लेवल की परीक्षा साथियों आ रही है। चलिए तो अगर बात करें सकर्मक क्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, हंसना एक आकर्मक क्रिया है। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। तो यहां पर एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। कह रहे कि अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। इसके संधि विच्छेद की अगर बात करें तो अप धन हरण हो जाएगा, यानी कि अप यहां पर जो होगा वो उपसर्ग हो जाएगा। कह रहे कि बुराई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, मुझे बताइए। तो बुराई में बड़ी ई है ना, आई या आई? तो मैं कहूंगा बुराई की शब्द की अगर बात करते तो यहां पर आई प्रत्यय लगा हुआ है। सही जवाब आपका सी होगा। कह रहे कि वहां कौन खड़ा है, इस वाक्य में सर्वनाम का भेद आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो यहां पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों कौन शब्द के द्वारा, तो ये कैसा यहां पर सर्वनाम हो जाएगा? मैं कहूंगा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए साथियों, कह रहे कि प्राचीन नगरी यानी कि पाटलिपुत्र का अन्य नाम था। तो पता साथियों प्राचीन नगरी जो पाटलिपुत्र है ना, इसको किस किस नाम से जानते थे? मैं कहूंगा इसको कुसुमपुर के नाम से भी जानते थे। ठीक है, पाटलिपुत्र को पुष्पपुर के नाम से भी जानते थे, बिल्कुल सही, और श्रीनगर के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। साथियों वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद देखिए अजगैबी नाथ मंदिर ये कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। तो ये कहां पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है और बिहार के भागलपुर में स्थित है अजगैबी नाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है कह रहे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे, मुझे बताइए। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे दीप शंकर श्रीज्ञान। क्या दीप शंकर श्रीज्ञान ही विक्रम विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे? अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो किसकी बात चल रही है? संसद में गणपूर्ति यानी कि कोरम इसको कहते हैं, है ना। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इस सवाल का जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो अगर बात करें शिशु संततियों को जन्म देते हैं उन जीवों को जरायुज कहते हैं। क्या साथियों? विविपरस भी कहते हैं और जरायुज भी कहते हैं। ये सारे के सारे सवाल आप लोग साथियों देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक है? तो इस पुस्तक की अगर बात करें तो इस पुस्तक के लेखक मैं कहूंगा रघुराम राजन है। रघुराम राजन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए
ले गए थे। तो साथियों ले गए थे आपसे पूछा जा रहा है किसको ले गए थे, मैं कहूंगा ईंटों को ले गए थे। यानी कि आप लोग याद रखेंगे हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर, यानी कि मिली ईंटों को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए एलिफेंटा गुफाओं में विष्णु संप्रदाय से जुड़े शैली चित्र का संग्रह है ना, या बुद्ध या शिव। मैं कहूंगा साथियों शिव आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि इस खाली जगह में शिव शब्द आ जाएगा। एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। उसके बाद देखिए लोकप्रिय नृत्य है लाहो, तो ये कहां पर मनाया जाता है साथियों, एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए। तो लाहो की जब हम बात करते हैं तो ये मेघालय का साथियों एक नृत्य है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बिहार की अगर हम बात करें एक नृत्य है जो आपसे बहुत पूछा जाता है साथियों, जाट जटिन। जाट जटिन नृत्य कहाँ का है साथियों, बिहार का है। उसके अलावा एक नृत्य है झूमर, ये कहाँ किया जाता है, ये हरियाणा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कजरी नृत्य कहाँ किया जाता है, उत्तर प्रदेश में। और रासलीला कहाँ किया जाता है साथियों, रासलीला भी उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। और मेघालय की अगर बात करें तो लाहो नाम का नृत्य किया जाता है। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म की तृतीय संगति बिहार के किस नगरी में हुई थी, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों पाटलिपुत्र में हुई थी। जो बौद्ध धर्म की तीसरी है ना बौद्ध संगति थी, ये बिहार में तो हुई थी, लेकिन बिहार के कहां पर, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कह रहे कि किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। तो किसकी बात चल रही, कैल्शियम नाइट्रेट की बात चल रही है। कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि गर्म महासागरीय धाराएं है ना कर्क रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है, ये होगा। या साथियों अंटार्कटिक वृत्त होगा या भूमध्य रेखा होगा, मैं कहूंगा भूमध्य रेखा होगा। यानी कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 352 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि की अगर बात करें देखिए इस्पात में यात्रा कर सकती है, ध्वनि हवा में भी कर सकती है, जल में भी कर सकती है, लेकिन निर्वात में नहीं कर सकती है। ठोस द्रव गैस में कर सकती है ध्वनि, है ना, लेकिन सातु निर्वात में नहीं कर सकती। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। कह रहे कि कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा थी, मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं सिंगली की अगर बात करें तो सातु सिंगली ये श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। उसके बाद देखिए कह रहे कि लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को किसके आधार पर डिजाइन किया गया है। तो यहां पर अगर बात करें एक खाली जगह है, वो खाली जगह यहां पर है। इसमें आपको बताना है क्या आ जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, उत्प्लावन का सिद्धांत, सापेक्षिक घनत्व का सिद्धांत। मैं कहूंगा आर्किमिडीज का सिद्धांत यहां पर आ जाएगा। यानी कि लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को आर्किमिडीज के आधार पर डिजाइन किया गया है। ये क्वेश्चन सातों इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सातों एक्सपेक्टेड भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम में अगली शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है। तो किसकी बात चल रही है, जायंट अफ्रीकन स्नेल की बात चल रही है। यानी कि इसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया है ना। अगला सवाल देखिए, कहने के दारा शिकोह उत्तराधिकारी के युद्ध, है ना, क्या कह रहे हैं साथियों, दारा शिकोह उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया था। तो साथियों औरंगजेब से हार गया था। जो दारा शिकोह था ना, ये औरंगजेब से हार गया था। कौन सी लड़ाई में, सामूगढ़ की लड़ाई में। उसके बाद देखिए कह के लाला लाजपत राय एक सक्रिय सदस्य थे। तो जैन धर्म के एक सक्रिय सदस्य थे, नहीं। बौद्ध धर्म के थे, नहीं। आर्य समाज के थे, बिल्कुल साथियों ये आर्य समाज के से संबंधित थे लाला लाजपत राय। उसके बाद देखिए कह के प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये साथियों किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ये बात आपको याद रखना है। एक बार और आप इस सवाल को पढ़ेंगे और जवाब को पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन साथियों आएगा। उसके बाद देखिए मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव को क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। तो अगर यहां पर साथियों बात करें, देखिए फ्लोरिकल्चर की अगर बात करें तो फूलों की खेती को कहा जाता है क्या,
आप लोग याद रखेंगे फूलों की खेती को क्या कहा जाता है, तो फ्लोरी कल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर की अगर बात करें तो ये आप लोग याद रखेंगे मधुमक्खियों और छत्तों के पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। उसके अलावा सेरीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो रेशम कीट पालन को कहा जाता है। ये परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, रेशम कीट पालन को, क्या रेशम कीट पालन को साथियों सेरीकल्चर कहते हैं। और पीसी कल्चर की अगर बात करें तो साथियों मत्स्य पालन को कहा जाता है। किसको, मत्स्य पालन को साथियों पीसी कल्चर कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है। यानी कि जब चींटी काटती है ना तो वो कौन सा एक तरीके से कौन सा सातों अम्ल को इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी में, तो यहां पर आपका जवाब जो होगा वो फॉर्मिक अम्ल होगा। यानी कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इस तरीके से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर, क्या धौलावीरा शहर को भागों में बांटा गया, कितने भागों में साथियों बांटा गया है ना, विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। तो आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है धौलावीरा शहर को कितने भागों में बांटा गया था, तो मैं कहूंगा 3 भागों में बांटा गया था। और ये पता कहां पर है धौलावीरा, ये गुजरात में स्थित है ना, ये गुजरात में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए कह के 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था, तो मैं कहूंगा एक खोकर जनजाति थी। क्या, खोकर जनजाति थी। और 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में इसी जनजाति का प्रभुत्व था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन ऑनलाइन होता है और उनका कोई भी भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है। यानी कि इनका सारा काम साथियों ऑनलाइन होता है। तो किसकी बात चल रही है, नियो की बात चल रही है। नियो आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करके जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था। यानी कि आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था, एक बार आप लोग मुझे बता देंगे। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप 100% अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ पीडीएफ मैं दे रहा हूं। आपको पहली पीडीएफ, दूसरी पीडीएफ और तीसरी पीडीएफ साथियों देखकर जाना है। इन पीडीएफ में आपको साथियों क्या मिलेगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए अभी तक जितनी शिफ्ट हुई है उन शिफ्ट के आधार पर साथियों 10 मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए गए हैं। मैं कहूंगा अगर ये 10 मॉडल पेपर आप देख लेंगे तो आपके पेपर पर साथियों ये भारी पड़ेंगे, 10 के 10 मॉडल पेपर, है ना। उसके अलावा साथियों आप जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है बिहार पुलिस कांस्टेबल की तो वो सारी प्रीवियस ईयर शिफ्ट आपको मिल जाएंगी सॉल्यूशन के साथ। उसके अलावा साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको दिए जाएंगे। तो मैं कहूंगा साथियों ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में साथियों दी जा रही हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिहार पुलिस कांस्टेबल पीडीएफ का, उस लिंक से जाकर आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहूंगा साथियों लगभग 70% के आसपास पेपर यहां से फंसेगा। और जिन बच्चों ने साथियों इस पीडीएफ को लिया है वो बच्चे बहुत खुश है क्योंकि यहां से बहुत सारे सवाल डिक्टो आपकी शिफ्टों में साथियों पूछे जा रहे हैं। तो सिर्फ 45 रुपए की बात है, इसको एक बार ले लीजिएगा और देखकर जरूर जाइएगा। जितना आप पढ़ सकते हैं जब भी आपका एग्जाम है एक बार लीजिएगा और पढ़िएगा इसको जरूर। चलिए तो बात करते हैं साथियों, बिहार आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि बिहार के वैशाली में, क्या बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में, कहां साथियों, कुंडग्राम में साथियों आप लोग याद रखेंगे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि कौन सा एक इकोसिस्टम है। तो मैं कहूंगा जो रेगिस्तान है ना ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए करके पंजाब में मनाए जाने वाला लोहड़ी त्योहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोहड़ी त्योहार की अगर बात करते हैं ये कौन से महीने में मनाया जाता है मुझे बताइए। चलिए तो पंजाब में साथियों लोहड़ी त्योहार जो मनाया जाता है ये जनवरी महीने में मनाया जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग याद रखेंगे। ये दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 2 नवंबर को साथियों ये दिवस मनाया जाता है। कह रही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये कहां पर स्थित है, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तो साथियों दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, ये आपको याद रखना। अच्छा इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है, तो मृदा संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, है ना।
शेल्टर बेल्ट है, बिल्कुल इंटरक्रॉपिंग है, रेड डैम है, लेकिन ओवर ग्रेजिंग नहीं है। अब नहीं है साथियों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में हुआ था? तो मैं कह सकता हूं किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। यह बात आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? हम्पी की बात चल रही है। हम्पी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी साथियों काफी इंपॉर्टेंट है आपकी अगली शिफ्ट के लिए। अगला देखिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो किसकी धारा की अगर बात करें, धारा 313। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो साथियों कौन थे? इनका नाम वीरेंद्र सहवाग था और टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज जो थे वो वीरेंद्र सहवाग थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? तो बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता, यहां आदिम आसारू जनजाति का निवास है? नहीं। यह हिंद महासागर का एक निर्जन द्वीप है? नहीं। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों। बैरन द्वीप की अगर बात करें तो यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल, अभी तो साथियों हम लोग यहां पर करंट अफेयर के सवालों को भी देखेंगे और मैथ के सवालों को भी देखेंगे, तो आप देखिएगा साथियों कैसे मैथ के सवाल आपसे पूछे गए और कैसे इंग्लिश के क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो थोड़ा सा साथियों आप लोग सब्र रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि वर्दी अगर आप वाकई में लेना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आपको धैर्य करना पड़ेगा और सब्र के साथ हर काम को साथियों करना पड़ेगा अगर ये वर्दी लेना चाहते। कोई आसान बात नहीं है और मैं कहूं क्या बहुत मुश्किल बात है इस पेपर को पास करना, तो बहुत मुश्किल बात भी नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ाई कर लो, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो और पेपर में साथियों चले जाओ, अपनी शिफ्ट को क्रैक करके साथियों आप आ जाओगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन वो काम जो मैं आपको बता रहा हूं कि जितना आसान है वो उतना आसान भी नहीं है। आसान भी मत समझिए, कठिन भी मत समझिए, क्योंकि आसान समझेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कठिन समझेंगे तो वो बचा खुचा कॉन्फिडेंस भी साथ तो चकनाचूर हो जाएगा, है ना। चलिए तो अगला सवाल देखिए, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में, तो ये अभी कहां पर है? ये साथियों गुजरात में, मैंने आपको बताया था धौलावीरा जो स्थल है ये भी गुजरात में है और लोथल जो है ये हड़प्पा स्थल है साथियों, ये भी गुजरात में ही स्थित है। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहने के साथ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने? तो अभी हाल फिलहाल में साथियों एम मोहन जो है ना, ये लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए, कह रहे कि किसे 2024 के लिए आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसको चुना गया है साथियों? स्मृति मंधाना को चुना गया है। स्मृति मंधाना आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहां का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये कहां के राष्ट्रपति साथियों बने हैं? ये बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ही बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। किसे आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ साथियों नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम राकेश शर्मा है और अभी हाल फिलहाल में साथियों ये आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ बने। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए, कह रहे कि किसने महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता है? तो किसकी बात चल रही है? मेडिसन कीज की बात चल रही है। मेडिसन कीज एक लेडी हैं और इन्होंने, है ना, इन्होंने साथियों महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता है। ये भी अभी हाल फिलहाल में जीता है। कह रहे कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो तिलक वर्मा को दिया गया है। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि सांभर फेस्टिवल ये कहां पर मनाया गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों कहां पर, ये किस शहर में साथियों आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों क्या होगा? तो जयपुर अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही, यानी कि सांभर फेस्टिवल ये जयपुर में मनाया गया है। अगला देखिए, यूनेस्को ने इंदौर और किस शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में घोषित किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो उदयपुर आपका जवाब होगा। बिल्कुल साथियों, यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। अगला सवाल कह रहे कि युवा भारतीय पर्वतरोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो मैं कहूंगा
ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है किसने? शिवांगी पाठक ने। ये एक पर्वतरोही हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, करके किसे ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैं कहूंगा दूरदर्शन की अगर बात करें, दूरदर्शन को ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए, हाल ही में मनाए गए गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या रही थी? तो साथियों इसकी थीम विकसित भारत स्वर्णिम भारत रही थी, नहीं, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास रही थी। बिल्कुल सही, आपको यह ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2025 की थीम जो थी वो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थी। उसके बाद देखिए, करके भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो किसकी बात चल रही है? श्रीलंका की बात चल रही है। यानी कि भारत और श्रीलंका देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है करके किसे 2024 के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसको चुना गया है आपसे कुल मिला के यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। चलिए, तो अर्शदीप आपका आंसर है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, 2024 के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? अर्शदीप सिंह को चुना गया है। यानी कि छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये साथियों बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि एम चेरियन का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो ये कौन थे साथियों? ये चिकित्सक थे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, यानी कि किस देश के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है? तो ये साथियों आदेश कहां के राष्ट्रपति ने दिया है? मैं कहूंगा अमेरिका के दिया है। यानी कि अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए, हाल फिलहाल में प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों बेंगलुरु में किया गया। किसका? प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। और विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? तो इसका संस्करण साथियों कहां पर शुरू हुआ है आपसे पूछा जा रहा है। तो मुंबई में हुआ है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों, मुंबई में ही इसका आयोजन हुआ है। यानी कि विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ है। कह रहे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर इनका नाम है, और जैनिक सिनर ने ही ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला देखिए, किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो क्या आपका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह? आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि अब यहां से सातों आपके सामने मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैथ के 10 में से 10 क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस परीक्षा में बिल्कुल सही हो जाएं आपकी आगामी शिफ्ट में, तो देखिएगा सातों इन 10 के 10 सवालों को और तैयारी को अपना तगड़ा करिएगा। और किस तरह के सातों सवाल पूछे गए हैं शिफ्ट में, है ना, उन सवालों को भी सातों हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कृष्ण ने एक पिज्जा का 1/3 भाग खाया, ठीक है, और देवस्या शेष बचे पिज्जे का 2/5 भाग खाया। तो पिज्जे का कितना भाग शेष बचे? देखिए, अब ये सवाल अगर मैं थोड़ा सा अलग करके आपको पेश करूं तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे? देखिए, अच्छा, अगर हम पूरे पिज्जे की बात करें तो पूरा पिज्जा होता है, पूरे पिज्जे का भाग होगा 1 भाग। कृष्णा ने एक पिज्जा खाया 1/3 भाग, है ना। और अगर ये सवाल, ये लाइन ऐसे ना लिखी होती, ऐसे लिखी होती कि देवस्या ने खाया पूरे पिज्जे का 2/5 भाग, तो एक ने खाया 1/3 भाग, दूसरे ने खाया पूरे पिज्जे का 2/5 भाग। तो इन दोनों को जोड़ दो, है ना, जो आएगा उसको एक में से घटा दो, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? पिज्जे का कितना भाग शेष है। तो आप वहां पर ये करेंगे। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है ये मैं आपको बता रहा हूं। कृष्णा ने तो पिज्जे का 1/3 भाग खाया और देवस्या ने शेष बचे पिज्जे का। अब ये देखिए, शेष बचा पिज्जा आखिर है कितना? पूरा भाग होता है 1, 1 में से 1/3 पिज्जा खाया जा चुका है, तो कितना भाग शेष बचा है? फिर उस शेष बचे पिज्जे का हमें 2/5 भाग निकालना होगा। पहले इसको देखिए, है ना, एक लगा सकते हैं, 3 एकम 3 हो गया, 1 आ गया, नीचे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और नीचे की नीचे गुणा होगी तो 3 आ जाएगा। यानी कि 3 में से 1 जाएगा, 2/3। क्या साथियों? 2/3 ये पिज्जे का भाग शेष बचा है। अब इस शेष बचे पिज्जे का 2/5 भाग खाया जाता है, तो इसका 2/5 भाग खाया जाता है ना। यानी कि एक तरीके से अगर बात करें, ये हिस्सा किसका है? ये देवस्या ने इतना पिज्जा खाया है, और मैं कहूंगा 1/+ कर दें यहां पर, 1 सेकंड रुकिए, है ना। ये तो देवस्या ने इतना पिज्जा खाया, लेकिन 1/3 पिज्जा किसने खाया है? ये भाग खाया है सातु कृष्ण ने। तो इन सबको जोड़ो और फिर उसको सातु 1 में से आपको घटा देना है, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा, है ना। चलिए,
चलिए तो देखते हैं सातों, 1/3 हो जाएगा प्लस आपका 2 दूना 4 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। इसको जोड़िए जरा, तो कितना आ जाएगा साथियों, 15 एकम 15, 3 चौका आपका 12 हो गया, 15 तिया 45 हो गया। ये 15 12 कितना हो जाएगा सातों, 27 हो जाएगा, 27/45 हो जाएगा। इसको कट करो, 3 नीम 27 हो जाएगा, 3 इकप्ते 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब ये सातों हिस्सा क्या आपका निकला, ये हिस्सा खाया गया है ना, ये हिस्सा खाया गया। तो मैं कहूंगा अब शेष हिस्सा कितना बचा है, तो इस पूरे को एक में से आपको घटाना है। एक में से 9/15 घटेगा, तो 15 - 9 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको साथियों आप अगर घटाओगे तो 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 6/15 बचेगा। 3 दूना 6, 3 पंजे 15, यानी कि 2/5 आ जाएगा। 2/5 कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो पिज्जे का कितना भाग खाया गया, सॉरी पिज्जे का कितना भाग शेष बचा, 2/5 भाग शेष बचा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ये सवाल समझ में आया, अगर समझ में आया साथियों तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए 3/11 क्या साथियों, 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 के बराबर होगा। तो मैं कर लेता हूं साथियों, 3/11 का कितना प्रतिशत, मैं कहूंगा x प्रतिशत, है ना। अब हम x का मान निकाल लेंगे, 3/11 का x प्रतिशत यानी कि x/100 हो जाएगा। 3/11 का x प्रतिशत जो है ना वो 1/121 के बराबर है, ठीक है, 1/121 के बराबर है। तो यहां पर इसको कैलकुलेट करके आपको x का मान निकालना होगा, कितना आखिर आता है। देखिए ये x लिखा हुआ है ना, ये इन दोनों की 11 गुणा 100 की गुणा इससे हो जाएगी, तो ये 11 गुणा 7 तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और ये भी नीचे 121 है, और ये 3 7 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका x बचेगा, x बचेगा। अब इसको सातों आप कैलकुलेट करा लीजिए, कैसे कैलकुलेट हो सकता है ना। 11 एकम 11, 11 की 11 से करेंगे 121 आ जाएगा, यानी कि ये सातों x बराबर आ गया है 100/33, 100/33 आ गया है। तो 100/33 को आपको कैलकुलेट करना होगा, x बराबर कैसे हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 तिया कितना होता है साथियों आपका, 33 तिया होता है 99। बचा क्या, एक बचा। मैं कहूंगा साथियों x आपसे पूछा जा रहा था और x का मान मैंने निकाल दिया है। कितना निकाला है, 3 सही 1/3%। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों इस सवाल को, अच्छे लेवल का ये सवाल है। कह रहे कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गोलाकार गेंद, ठीक है, अच्छा इसको पिघलाया जाता है, ठीक है, इसको पिघला देंगे। तो मान लीजिए एक ये गोलाकार गेंद है और इसका व्यास कितना बताया गया है साथियों, 12 सेंटीमीटर इसका व्यास बताया गया। 12 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, यानी कि इसको एक क्या बना दिया जाता है, इसको साथियों एक शंकु के रूप में बना दिया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गोल गेंद हो गई, ये शंकु हो गई। तो अगर कभी भी किसी भी चीज को पिघलाकर कुछ और बनाया जाता है तो मैं कह सकता हूं कि उसका आयतन और जो बनाया गया उसका आयतन बराबर होगा। यानी कि यहां पर मैं कह सकता हूं साथियों गोले का आयतन, क्या साथियों, गोले का आयतन बराबर होगा किसका, ये शंकु है, शंकु के आयतन के, है ना, शंकु के आयतन के बराबर होगा साथियों किसका आयतन, गोले का आयतन। तो अब साथियों यहां पर जरा सूत्र लिख लीजिए कि दोनों के सूत्र साथियों क्या क्या होते हैं। गोले के आयतन की अगर बात करें तो 1 सेकंड, 4/3, 1 सेकंड रुकिए, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका साथियों शंकु का आयतन होता है, यानी कि इसके आयतन साथियों बराबर है। अच्छा उसके बाद कहा जा रहा है कि जिसके आधार, यानी कि शंकु की बात चल रही है, शंकु के आधार पर व्यास जो है, शंकु के आधार पर जो साथियों व्यास है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो 8 है। तो मैं कहूंगा साथियों क्या इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अरे भाई 8 है ना पूरी, तो आधी कितनी होगी, 4 होगी। और अगर मैं कहूं कि गोले की, क्या साथियों, इस गोले की अगर बात करें, त्रिज्या की अगर बात करें तो पूरी 12, आधी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये बात क्लियर है। तो अब हमें यहां पर r के बराबर में हम क्या रखेंगे, 6, और यहां पर r के मान में हम 4 रखेंगे। इतनी बात आपको साथियों क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर हो गई। तो कह रहे कि शंकु की ऊंचाई बताइए, शंकु की ऊंचाई है h, शंकु की ऊंचाई है h, यानी कि h का मान आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा देखिए ये 3 नीचे है, ये 3 नीचे है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कहिए बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, है ना। पाई से पाई भी कैंसिल कर दें, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास बचेगा 4 और गुणा आर क्यूब है, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है, बराबर आपका आ जाएगा। यहां आपका क्या बचा, आर स्क्वायर क्या है, 4 गुणा 4, यानी कि 4 गुणा 4 और h, तो h आपको बताना है साथियों। देखिए इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इससे अगर 2 दूना 4 और 2 तिया 6
और 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो कुल मिला के कितना 3 तियां 9, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, यानी कि h बराबर कितना आ जाएगा साथियों 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई कितनी आएगी 54 सेंटीमीटर आएगी। ये कहां पर लिखी हुई है, ये साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ये भी सवाल बहुत शानदार था, समझ में अगर आपकी आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और आप लोग यहां पर देख लेंगे। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक 33% के अंक बराबर लाना है। जैसे कि हमें और आपको 33% लाना होते थे, परीक्षा अगर हमें पास करना होती है ना, जैसे हाई स्कूल इंटर या 12th वगैरह की अगर बात करें तो 33% अंक लाना होते थे। 10-12 साल पहले क्या होता था कि अगर किसी के पास 33% आ जाते थे, 6-7 साल पहले की भी अगर बात करें तो वो बहुत खुश हो जाता था, है ना, बहुत खुश हो जाता था साथियों। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब तो 90% बच्चा लाकर थोड़ा सा उदास होता है, कहता है 95% क्यों नहीं आए। खैर वो तो बात की बात है, उसको छोड़िए। तो किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास होने के लिए 33% अंक के बराबर लाना आवश्यक है। एक छात्र को 130 अंक प्राप्त हुए और उसे 35 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, यानी कि उसको 133 नंबर मिले लेकिन वो फेल हो गया। कितने नंबर से, 35 नंबर से फेल हो गया। यानी कि अगर उसके 133 में 35 नंबर और आ जाते तो उसको पासिंग भरे के नंबर मिल जाते, अर्थात उसको 33% अंक मिल जाते। यानी कि 130 और कितना हो जाएगा 35, 160 और 5 165, यानी कि 33% यहां पर जो दे रखा है वो 165 मान हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, परीक्षा का पूर्णांक मैं आपको बता चुका हूं 100% होता है। तो 33% की वैल्यू 65% है ना। अब 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, 165/33, ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। इसको 100% की वैल्यू बनाना है तो 100 से इसको गुणा कर दीजिए। अब इसको सातों कैलकुलेट कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, तो मैं कहूंगा 5 गुणा 100 यानी कि 500 आ जाएगा आपका परीक्षा का पूर्णांक। तो 500 कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। समझ गए, अच्छा सवाल था। चलिए अगला सवाल देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि 12 और x के महत्तम समावर्तक यानी कि HCF 3 है और लघुत्तम समवर्तक LCM 60 है, ठीक है, तो x का मान बताइए। x को ऐसा करिए, हम दूसरी संख्या मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको दूसरी संख्या मान लेते, यानी कि पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या x है और इनका LCM भी दे रखा है, HCF भी दे रखा है। इसका एक सूत्र होता है साथियों, क्या, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF और साथियों गुणा LCM। तो ये आपके पास सारी चीजें हैं, पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या x है, HCF कितना है, HCF की अगर बात करें तो 3 है और LCM साथियों कितना है आपका 60 है। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 6×18 यानी कि 180 बटे ये 12 आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 यानी कि 15 आ जाएगा। x बराबर जो आएगा वो 15 आएगा, अर्थात दूसरी संख्या जो आएगी वो 15 आएगी। तो जिनका भी आंसर साथियों यहां पर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि ए अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है, ए अकेले उस काम को 16 दिन में कर सकता है, बी अकेले साथियों अगर बात करें तो उसको 12 दिन में कर सकता है और सी के साथ मिलकर वे उसी काम को 3 दिन में करते हैं। यानी कि अगर ए बी सी तीनों लोग मिलकर काम करें तो ये 3 दिन में ही काम निपट जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो कहने के सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, सी अगर अकेले उस कार्य को करे तो कितने दिन में साथियों पूरा कर पाएगा, बस इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि 16 से 12 से 3 से कट जाए। अगर आप नहीं बता सकते हैं तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा 3 12 16 का, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 48 होगा। देखिए 16 3 48, 12 चौक 48 और 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो मैं कहूंगा 48 जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, वो टोटल आपका काम कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा साथियों, ये टोटल काम हो जाएगा। और इसका मतलब क्या, 3 4 16 का ए एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है, टोटल काम 48 है। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और ए और बी और सी तीनों लोग अगर मिलकर काम करते हैं तो ये 16 काम कर लेते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ए उस काम को कितने दिन में करता है तो 48 टोटल काम है, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो कितने दिन में निपटा पाएगा पूरा काम, 3 एकम 3, 3 छंग 18 यानी कि 16 दिन में काम कर पाएगा ए। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर आपसे पूछा जाता बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा तो टोटल काम है 48 से, बी एक दिन में 4 काम करता है तो 12 दिन में निपटा देगा। लेकिन ये भी आपसे साथ यहां पर नहीं पूछा जा रहा तो इसको मैं हटा देता हूं।
आपसे पूछा जा रहा है सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि सी का एक दिन का काम आखिर है कितना, एक दिन में कितना काम वो कर पाता है। देखिए ए की अगर बात करें 3 काम करता है डेली, है ना, ए 3 काम करता है लिखा हुआ है, बी 4 काम करता है, और ये टोटल तीनों लोग मिलकर 16 काम कर रहे हैं। तो कितने की कमी यहां पर है, 4 3 7, है ना, 7 3 उधर 6 उधर, यानी कि सी जो करेगा वो 9 काम करेगा एक दिन में, यानी कि टोटल काम है साथियों 48। सी एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो ये कितना काम कर पाएगा मुझे बताइए, 9 पंजे 45 हो जाएगा, और बचा 3, यानी कि साथियों 5 सही 3/9 दिन में ये पूरा काम निपटा पाएगा, है ना। चलिए अच्छा इसको थोड़ा सा और कट करेंगे, देखिए जरा 3 से 3 3 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3 3 छंग 18 हो जाएगा। इसको कर लीजिए 3 पंजे 15 हो जाएगा, और एक बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 5 सही 1/3 दिन में वो काम हो पाएगा। 5 सही 1/3 कहाँ पर लिखा हुआ है, 5 सही 1/3, इसको 1/3 कर लो, तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो 5 सही 1/3 दिन में सी अकेले उस पूरे काम को कर पाएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। अगले क्वेश्चन देखिए साथियों, कह रहे कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एक साथियों वृत्त, ये मान लेते वृत्त है, इसका क्षेत्रफल जो है साथियों एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, और कह रहे कि वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का अनुपात आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्या होता है साथियों, पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर वर्ग के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्या होता है साथियों, ए स्क्वायर होता है। ये बात क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात यहां पर कर लेते हैं। यहां पर साथियों आपसे कहा गया है कि वृत्त की परिधि, है ना, और वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि की अगर हम बात करें तो वृत्त की परिधि क्या होती है साथियों, 2πr होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये किसके, अच्छा इसका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, इसका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो वृत्त की परिधि और साथियों वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। तो इन दोनों का अनुपात आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां से एक काम करें साथियों, यहां से ए का मान हम लोग निकाल लें, है ना। देखिए कैसे ए का मान निकालेंगे, ये ए के ऊपर स्क्वायर लगाए तो साथियों ये अंडर रूट में आ जाएगी पूरी चीजें, पाई आर स्क्वायर, है ना, और बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आर के ऊपर तो स्क्वायर है इसलिए ये अंडर रूट से साथियों निकल आएगा, लेकिन पाई के ऊपर नहीं है तो मैं कहूंगा पाई अंदर ही रहेगा, तो ये आपका ए का मान निकल गया, वो हम साथियों इसमें फिट कर सकते हैं। तो 2πr लिखा हुआ है, 4a लिखा हुआ है, a का मान निकल चुका है साथियों, a का मान कितना है, r अंडर रूट पाई है, तो साथियों 2 लिख लिया, है ना, और यहाँ पर हमने क्या लिख ली साथियों, पाई लिख ली, और यहाँ पर क्या लिख ली, r, और अनुपात 4, और गुणा यहाँ पर a का मान आ जाएगा, यानी कि r और पाई अंडर रूट में पाई आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है क्या, ये बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ से इस 2 से कटेगा, ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 2 दूना 4, इस r से r यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका बचेगा पाई, है ना, और इधर आपका क्या बचेगा, 2 अंडर रूट पाई। अब देखिए अगर ये पाई है और इसको हम, क्योंकि हमें इसको इससे कैंसिल करना है, तो हम इस पाई को अंडर रूट में बना लेंगे, यानी कि अंडर रूट 1 पाई और साथियों गुणा अंडर रूट 1 पाई, है ना, और अनुपात क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट पाई। तो इस 1 पाई से ये 1 पाई पूरी कैंसिल हो गई, तो अब आपके सामने क्या बना, अंडर रूट में साथियों 1 पाई और यहाँ पर 2 बचा, ये साथियों आपके सामने इतना बचा है। तो मैं कहूंगा कि वृत्त की परिधि अंडर रूट पाई और वर्ग का परिमाप 2, ये इसका अनुपात निकल आ जाएगा। कि ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है, जरा देखकर मुझे बताइए साथियों, ऐसा देखकर साथियों, ये देखिए ये पाई है, ये 7 थोड़ी ना, ये पाई है, तो पाई अंडर रूट 2 ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा और यही आपका आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों, अब अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना। क्या आपसे कहा जा रहा है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या हो। कह रहे कि किसी संख्या का 9/13वां भाग 54 के बराबर है, उसकी संख्या का 7/13वां भाग किसके बराबर होगा। किसी संख्या का, मान लेते वो संख्या x है, इस संख्या का 9/13वां भाग जो है ना वो 54 के बराबर है, तो x का मान यहां से निकल आएगा, यानी कि वो संख्या क्या होगी ये हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, x बराबर 54 लिखा हुआ है ना, ये देखिए बराबर लगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 13 की गुणा 54 से हो जाएगी, और यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर, 9 पंज 45, 9 छंग आपका 54, 13 पंज 65, 13 छंग 78, यानी कि एक x बराबर कितना निकला सातों 78 निकला। तो अब वो संख्या अगर 78 है तो उस संख्या का 7/13वां भाग किसके बराबर होगा, यानी कि 78 का 7/13वां भाग किसके बराबर होगा, है ना, ये आपको कैलकुलेट करना है।
13 पंजे 65, 13 छंग 78, 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। मैं कहूंगा 42 आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक सातों जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए और बता दीजिए सातों इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए सातों ये 81, ये क्वेश्चन नंबर है, 77 क्वेश्चन नंबर है। 81 माइनस ब्रैकेट में 20 प्लस 7 गुणा और फिर ब्रैकेट में 30 माइनस 3 गुणा 9। इसको देखिए, सबसे पहले इसको आप कैलकुलेट करिए तो 9 तियां 27 हो जाएगा, 30 में 27 जाएगा, 3 बचेगा। 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 7 तियां 21 हो जाएगा। 21 प्लस 20 कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 41 हो जाएगा। और ये 81, इसको कैलकुलेट करिए सातों, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी कि 40 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, और ये अंतिम सवाल है। इसके बाद सातों इंग्लिश के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। चलिए, तो कहने के 10% वार्षिक दर पर 10 वर्ष के लिए उधार दी गई धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 10 रुपए है। तो उधार दी गई धनराशि क्या है, तो कुल मिला के दर आपको दी गई है साथियों 10% की। आपको समय दे रखा है साथियों 10 वर्ष का, है ना। आपको साधारण ब्याज 10 रुपए है, आपको साधारण ब्याज भी पता है साथियों 10 रुपए है। आपसे धनराशि मूल राशि साथियों यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं साथियों, पी बराबर क्या होता है, मूलधन अगर आपको निकालना है, धनराशि निकालना है, तो साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन आर इंटू टी हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना है साथियों 10 है, गुणा 100 हो जाएगा। आर कितना है 10 है, और समय कितना है साथियों 10 है। ये तो पूरा पूरा कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा क्या है ना 10 रुपए साथियों। यानी कि मूलधन आपका कितना निकला, 10 रुपए निकला। 10 रुपए कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों, अब 10 सवालों को देख लीजिए आप लोग इंग्लिश के साथियों लगभग 10 सवालों के आसपास हम लोग करेंगे। और देखिए ऐसे क्वेश्चन साथियों आए हैं और आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों की अवधि को साथियों क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ साथियों, मिलेनियम का मतलब क्या होता है। मिलेनियम की साथियों जब हम बात करते हैं तो 1000 वर्ष को कहा जाता है 1 मिलियन। क्या 1000 वर्ष को साथियों क्या कहा जाता है, मिलेनियम कहा जाता है। उसके अलावा डिकेड की जब साथियों बात करते हैं, डिकेड किसको कहा जाता है, 10 वर्ष को कहा जाता है ना। 10 वर्ष की अवधि को, 10 वर्ष को साथियों क्या कहा जाता है, डिकेड कहा जाता है। फॉरनाइट की अगर बात करें तो ये साथियों 14-15 दिन की समय अवधि को कहा जाता है। 14-15 दिन के समय को साथियों क्या कहा जाता है, इसको पखवाड़ा भी कहा जाता है। क्या साथियों, इसको पखवाड़ा भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो इसको साथियों शताब्दी कहा जाता है ना। तो कुल मिला के साथियों पीरियड ऑफ 10 ईयर यानी कि 10 सालों की अवधि को डिकेड कहा जाएगा। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों एक वर्ड यहाँ पर दे रखा है कनेक्ट, और कनेक्ट का आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, यानी कि कनेक्ट का आपसे साथियों विलोम पूछा जा रहा है। मुझे बताइए, देखिए अब क्या कनेक्ट का विलोम लिंक होगा। देखिए लिंक का मतलब तो होता है भाई, लिंक का मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं संपर्क हो सकता है। और डिमोर की अगर बात करें, डिमोर का मतलब होता है साथियों आपत्ति। क्या कि आपको क्या आपत्ति है, तो कनेक्ट डिमोर भी नहीं होगा। अफर्म की अगर बात करें तो किसी का साथियों साथ देना, किसी का समर्थन देना। अच्छा, डिटैच वर्ड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डिटैच का मतलब क्या होता है साथियों, किसी चीज को अलग करना। क्या अलग करना, किसी चीज को कनेक्ट करना या किसी चीज को डिटैच अलग करना, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। क्योंकि कनेक्ट का मतलब क्या होता है साथियों जोड़ना, और डिटैच का मतलब क्या होता है अलग करना। उसके बाद देखिए साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे कहा जा रहा है ट्विज ए मंथ। क्या साथियों, ट्विज ए मंथ, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए साथियों फटाफट आपका आंसर क्या हो सकता है। तो ट्विज ए मंथ की अगर हम बात करें तो इसको साथियों बायो मंथली कहा जा सकता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए कह रहे कि वर्थ, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है साथियों वर्थ, और इसका आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो सबसे पहले ये बताइए वर्थ का मतलब क्या होता है। देखिए वर्थ का मतलब होता है कीमत, कि उसका कीमत क्या है, उसका मूल्य क्या है। तो इसका सिनोनिम साथियों क्या हो जाएगा, पावर मतलब तो साथियों शक्ति होती है, इसका नहीं होगा, है ना। रफनेस की अगर बात करें तो खुरदरापन कह सकते हैं, है ना। उसके अलावा वाइगर की अगर बात करें ताकत होती है। वैल्यू कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, वैल्यू का मतलब कीमत होता है और वर्थ का मतलब भी कीमत होता है। तो वर्थ का सिनोनिम साथियों वैल्यू हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको सीज का बताना है कि सिनोनिम क्या हो सकता है, यानी कि सेम मीनिंग क्या हो सकता है। तो सीज का मतलब क्या होता है, जब्त करना। क्या साथियों, किसी चीज को आपने पकड़ा है, किसी चीज को आप जब्त कर रहे हैं, है ना। शट का मतलब क्या होता है साथियों, बंद, है ना, किसी चीज को बंद करना। लॉस मतलब क्या हो जाएगा, खोना। कोई ऑफर यानी कि कोई प्रस्ताव,
तो उसके अलावा अगर बात करते हैं कैच का मतलब क्या होता है साथियों, पकड़ना। तो मैं कहूंगा सीज का सिनोनिम कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, पकड़ना हो जाएगा, और पकड़ना आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग, एक सेकेंड, चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन विल बी इंप्रूव द अंडरलाइन, यानी कि यहां पर एक अंडरलाइन दे रखी आई विल हैव गॉट। तो इसमें आपको बताने कि इसकी जगह पर क्या कुछ आ सकता है या यही आएगा, बताइए। लिखा हुआ है होपफुल्ली आई विल हैव गॉट माई ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत में मैं मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो पा चुकी होंगी। तो इसमें कोई दिक्कत है, मैं कहूंगा इसमें कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लग रही, बिल्कुल सही लगा हुआ है, यानी कि नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड यहां पर आंसर आपका होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये 4 वर्ड आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है, मुझे बताइए। चलिए चलिए इनकरेक्टली कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत लग रही है, एक बार मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें मिसेंथॉर्प लिखा हुआ है, और होता क्या है, मिसेंथ्रॉप होता है ना, यानी कि THOR लिखा हुआ, ये गलत है, THROPE होना चाहिए, THROPE होना चाहिए। और इसका मतलब क्या होता है साथियों, जो मानव जाति से क्या, जो मानव जाति से नफरत करता है ना, जो मानव जाति से घृणा करता है, नफरत करता है, उसको कहा जाता है मिसेंथ्रोप। उसके अलावा मैस्कॉट की अगर बात करें, मैस्कॉट की स्पेलिंग बिल्कुल सही कहते नहीं, मैस्कट क्या है, तो यानी कि शुभंकर, इसका क्या है, मैस्कट हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर इसकी भी सही है, इसकी भी सही है। तो कुल मिला के इस वर्ड की स्पेलिंग गलत थी, और गलत थी तो यही आपका साथियों आंसर हो जाएगा, बाकी सभी सही है ना। चलिए अलुमनी का मतलब पता क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अलुमनी फंक्शन किसी कॉलेज वगैरह में हो रहा है, यानी कि जो पुराने बच्चे हैं, पुराने बच्चे रह चुके हैं, वो उनकी पार्टी वार्टी वगैरह होती है ना। और सोशलाइट की अगर बात करें, कोई एक अच्छा व्यक्ति है, इफेक्टिव व्यक्ति, उसको कहा जाता है सोशलाइट। चलिए खैर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहने के पेन इन द नेक, ये एक इडियम है, एक मुहावरा, इसका मतलब आपको कुल मिला के यहाँ पर बताना है। चलिए देखिए पेन इन द नेक यानी कि नेक में दर्द होना, यानी कि कोई तकलीफ होना, क्या होना साथियों, कोई भी यहाँ पर आपको तकलीफ होना। तो समवन और समथिंग दैट इज एनोइंग और नॉइसेंस, नॉइसेंस की अगर बात करें जो दिक्कत हो रही है, एनोइंग बाधा आपको पड़ रही है, उसको हम लोग कह सकते हैं। समवन हु इज ऑलवेज एंग्री, यानी कि जो हमेशा गुस्से में रहे, ये तो नहीं होगा, तकलीफ में। समवन हु इज फॉर एवर इल, ऐसा। समवन हु इज ऑलवेज डिस्प्रेस, मैं कहूंगा साथियों नॉइसेंस एनोइंग वाला आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है, मुझे बताइए। ट्रांसलेट की स्पेलिंग ऐसे थोड़ी ना लिखी जाती है, TRANSLATE, ट्रांसलेट मतलब होता है अनुवाद करना, है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों ट्रांसेंड की अगर बात करें, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ट्रांसपायर की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। ट्रांसमिट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। गलत किसकी थी, ऑप्शन नंबर ए वाले की थी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ फूड एनिमल्स आर फोर्स टू इंटर विलेजेस, है ना, ये होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइए, हैबिटेट्स तो यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैबिटेट्स यहाँ पर होना चाहिए। बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ हैबिटेट्स एंड लैक ऑफ फूड एनिमल्स आर फोर्स टू इंटर विलेजेस। तो कुल मिला के साथों यहाँ पर हैबिटेट्स आ जाएगा। हैबिटेट्स का मतलब क्या होता है साथों, आवास इसका मतलब होता है। बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ हैबिट्स, यानी कि हैबिट्स की अगर बात करें, हैबिट्स का मतलब घर मकान मतलब आवास कह सकते हैं। तो कुल मिला के जो जानवरों के, है ना, जानवरों के जो आवास हैं वो उनसे छोड़े जा रहे हैं, वो लॉस हो रहे हैं। लैक ऑफ फूड, उनके पास भोजन की कमी हो रही है, आवास की कमी हो रही है, तो इस वजह से एनिमल्स जो है वो उनको मजबूरन साथियों गांवों में प्रवेश करना पड़ रहा है। इसका ये मतलब साथियों हो सकता है ना। चलिए तो कुल मिला के साथियों ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखे। जिस टाइप के क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जितनी शिफ्ट हो रही हैं, उस टाइप के सवाल मैंने आपको करवाए। तो मैं कहूंगा साथियों अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को एक बार लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।